आज है 9 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगर आपके पास हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं है तो इससे ये जो कोई भी पीडीएफ होगी उस पीडीएफ में इस लिंक से आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास मान के चलिए कोई पीडीएफ ही नहीं है, कोई पीडीएफ है ही नहीं हमारी, और डेली की पीडीएफ भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करिए, किसी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से ना टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसको ज्वाइन करने के बाद में आपको रोजाना की जितनी भी अभी तक कराई हुई हैं पीडीएफ, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और आगे की रोजाना भी मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि चर्चा में रहे स्पार्टली तथा पार्सल द्वीप निम्नलिखित में से किस जलीय निकाय का भाग है? ऑप्शन है जापान सागर, दूसरा है दक्षिण चीन सागर, तीसरा है भूमध्य सागर और चौथा है ओखोट्स्क सागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर की मूल विवाद की जड़ स्पार्टली और पार्सल द्वीप हैं, क्योंकि यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। देखो मुद्दा क्या है कि दक्षिण चीन सागर में 4 देशों ने अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ठीक है। इससे ये 2 द्वीप चर्चा में आए हैं, एक है स्पार्टली और एक है पार्सल द्वीप। अगर चित्र के माध्यम से देखना चाहें तो ये देखिए, ये है एशिया। अब इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ये है साउथ चाइना सी। ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए, साउथ चाइना सी में ये ऊपर है पार्सल आइलैंड्स और नीचे हैं स्प्रेटली आइलैंड्स। ठीक है। इन्हीं दोनों क्षेत्रों को लेकर के मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में तनाव हुआ है और हमेशा से बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पेट्रोलियम के और खनिजों के अच्छे प्रचुर भंडार हैं इसमें, इसलिए चीन इनके बड़े से बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है अन्य देशों के हक मार के। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सत्य विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन है, पहला है कि वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है, यह दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, और चौथा है एक और 2 दोनों सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखो, जो पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे वो 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। ठीक है। और 2024 के लिए जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट्स। अब जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। ठीक है। और डब्ल्यू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है डॉक्टर मंगलजीत राय, दूसरा ऑप्शन है रणधीर सिंह, तीसरा है समीर कुमार परिदा और चौथा है डॉक्टर मीनेश शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि डॉक्टर मीनेश शाह। देखिए एनसीडीएफआई यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको 1970 में पंजीकृत किया गया था। ठीक है। और 1986 में स्थानीय लाभ हासिल करने के लिए एनसीडीएफआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ था? पहले था दिल्ली, लेकिन 1986 में इसको चेंज कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? आनंद। कहाँ पर है ये? गुजरात में। और ये क्या कही जाती है? ये कही जाती है भारत की दुग्ध राजधानी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा है एसबीआई। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इंडियन ओशियन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। लक्ष्मीकांत से जाकर के 20-25 मिनट निकाल के पूरे चैप्टर को सही ढंग से पढ़ लेना। ये दोनों जो अभियान हैं यू आर द वन और टर्निंग 18, ये इलेक्शन कमीशन ने ही शुरू किए हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग ने। ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसे अनूठे अभियान शुरू किए हैं। आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व की व्यापक थीम के तहत इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा, यानी जो पहली बार मतदान करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें लक्षित करना है। इसका लक्ष्य युवाओं को आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और शहरी और युवाओं का चुनाव के प्रति बढ़ती उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। ठीक है। अब जो यू आर द वन है, इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है, यानी कि निर्वाचन कराने के दौरान किस किस का क्या योगदान होता है उन्हें लक्षित करना है इसके तहत, जिसमें मशीनरी भी सम्मिलित है। ठीक है। अगला है कि इसके अतिरिक्त ऑनलाइन फेक न्यूज यानी कि फेक न्यूज तथा गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए आयोग ने वेरीफाई बिफोर एम्पलीफाई पहल की शुरुआत की है। ठीक है। तीनों चीजें याद रखनी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र ने सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन का सीमांकन करने से संबंधित एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। निम्नलिखित राज्यों में से बताएं सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि हरियाणा। केंद्र सरकार ने हरियाणा के हिस्से वाले सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन का सीमांकन का मसौदा जारी किया है।
देखो जो इको सेंसिटिव जोन है ना, वो मान के चलिए कोई नेशनल पार्क है, या फिर मान के चलिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कोई मान के चलिए सेक्रेड पार्क है। इसके आसपास का कुछ क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि मान के चलो इसमें तो हम कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं चलने देते हैं, जिसमें पेड़ों को काटा जाना या मिट्टी का निष्कर्षण कुछ भी नहीं होने देते इन क्षेत्रों में। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस क्षेत्र के यहाँ पर ही कोई कार्य चल रहा हो इसी प्रकार का। तो अगर इस क्षेत्र में कोई कार्य चल रहा होगा तो यहाँ से इस क्षेत्र की प्रजातियां भी प्रभावित तो होंगी होंगी, ये तो सीधी सी बात है। इसीलिए इस क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को भी अधिसूचित करने के लिए कि इन क्षेत्रों में भी कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे यहाँ की जो प्रजातियां हैं वो प्रभावित हो नकारात्मक रूप से, इसके लिए इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र होता है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे विप्रो के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया, दूसरा है राकेश मोहन, तीसरा है टीएम कृष्णा और चौथा है विजय नागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि श्रीनिवास पल्लिया। देखो श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है। वो विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थिएरी डेलापोर्ट ने 6 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अब इनको चुना गया है। तो विप्रो ने श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इंदरमित गिल, दूसरा है राकेश मोहन, तीसरा है अंशुला कांत और चौथा है उर्जित पटेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि राकेश मोहन। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है भारत और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि सिंगापुर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में ना थोड़ी सी बेसिक जानकारी और थोड़ी सी इसके बारे में कुछ अलग जानकारी समझते हैं। देखो पहली बात तो ये कि 1930 में शुरू हुए थे। ठीक है, चलो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि 2010 में इनका भारत में आयोजन किया गया था। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। तीसरी बात है कि हाल ही में लेटेस्ट 2022 में इनका बर्मिंघम में आयोजन किया गया था। ठीक है, बर्मिंघम। ठीक है, अब ये हर 4 साल में होते हैं, तो 2026 में इनका आयोजन होना था। अब 2026 के लिए पहले विक्टोरिया था प्रांत, ये विक्टोरिया प्रांत किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, इसने मना कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि इनका आयोजन सिंगापुर में किया जाना था, तो इनको लेकर के मलेशिया और सिंगापुर दोनों ने मना कर दिया कि इनका आयोजन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इतनी तो बात समझ में आई। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा क्या है, तो देखो ऐसा था कि ब्रिटिश ने जिन क्षेत्रों पर पहले अधिकार किया था उन क्षेत्रों को जब छोड़ा गया तो उन क्षेत्रों को हमेशा खुद से जोड़े रखने के लिए गेम शुरू किए थे और कहा कि एक साझा संस्कृति का निर्माण होगा और इससे क्या होगा कि हम किसी भी देश के साथ में, चाहे वो हमारा उपनिवेश ही क्यों ना रहा हो, उसके बावजूद हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, और बराबरी के साथ गेम्स से जुड़े रहेंगे और सद्भाव बनाए रखेंगे। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि इनके साथ ना जो एक ब्रिटिश ग्रेट वाली जो भावना थी वो अभी भी दिखाई देती है। वो कैसे, वो ऐसे कि देखो पहली बात ये कि इनका आयोजन, ये जो गेम्स हैं इनका आयोजन आज तक एक भी बार अफ्रीका में नहीं हुआ है। ठीक है, एक भी बार अफ्रीका में नहीं हुआ है इनका आयोजन। दूसरी बात कि इसकी जो हाल ही में जो बर्मिंघम कमेटी थी उसमें 20 मेंबर थे, उनमें से 20 में से 19 मेंबर ऐसे थे जो व्हाइट मैन थे और बाकी का जो ब्लैक मैन केवल एक व्यक्ति था, यानी कि 19 व्यक्ति श्वेत थे और एक व्यक्ति ही केवल अश्वेत था। तीसरा ना, ये जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश अच्छे खिलाड़ी नहीं है, जहाँ पर ब्रिटिश के अच्छे खिलाड़ी नहीं है, उन गेम्स को ये हटा देते हैं उससे। वो कैसे, जैसे कि निशानेबाजी है। अब ये मान के चलिए कि निशानेबाजी में भारत का हमेशा से वर्चस्व रहता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि निशानेबाजी को इस गेम से हटा दिया। ठीक है, अब जो 2026 है, 2026 में जो इसका आयोजन होना है, तो 2026 के लिए भी ये क्या कर रहे थे कि कुश्ती को हटाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि वो सारे गेम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और हट सकती भी है, लेकिन ये डिस्प्यूट हो गया है, ये कंट्रोवर्सी में आ गया, तो हो सकता है ना हटे। लेकिन जितने भी जो भी गेम्स ऐसे गेम जिनमें ब्रिटिश ठीक ठाक नहीं खेल पाते और बाकी के देश मेडल ले जाते हैं, उन गेम्स को ये इस गेम से ही बाहर कर रहे हैं, इसलिए ये कंट्रोवर्सी बना रहता है। तो सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर है। इसमें एक मुख्य द्वीप है जिसे सिंगापुर द्वीप अथवा पुलाव उजोंग कहा जाता है और 62 छोटे द्वीप हैं। सिंगापुर को मलेशिया से जोहोर जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, जो एक संकीर्ण जलराशि है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ना एक बार मैप पर देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये है एशिया, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें ये जो क्षेत्र देखिए, ये जो भारत है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है। इसके नीचे ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला, ये, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है रेड वाला, ये क्षेत्र कहलाता है मलय पेनिनसुला। ठीक है, अगर इसको जूम करके देखना चाहें तो देखिए ये है मलय प्रायद्वीप। ठीक है, अब इस मलय प्रायद्वीप में ये जो जगह है, ये वाली, ये है मलेशिया। ठीक है, अब इसके दक्षिण में जो ये छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर देखिए, ये तीर से देखिए, यहाँ जो छोटा द्वीप है, यहाँ जो छोटा द्वीप है, ये वाला, ये है सिंगापुर, बहुत छोटा सा द्वीप है। अगर सिर्फ इस द्वीप को देखना चाहें तो देखो ये है, ये रहा सिंगापुर, ये वही छोटा सा द्वीप है, और ये ऊपर का क्या है, मलेशिया।
ये है सिंगापुर, ये सिंगापुर है, इसको सिंगापुर आइलैंड भी कहते हैं या पुलाव उजोंग आइलैंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसके 62 छोटे 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 द्वीप और हैं, ठीक है, जिनको मिलकर के सिंगापुर का निर्माण हुआ है। अब जो ये है मलेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो जल संधि है ना, उस जल संधि को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जोहोर, यानी कि जोहोर जल संधि, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? ऑप्शन है भूमि पेडनेकर, दूसरा है प्रिया अग्रवाल हेब्बार, तीसरा है अर्जुन भरतिया और चौथा है अर्जुन नायर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि भूमि पेडनेकर। अब जो कल का प्रश्न था कि मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 के एबेल पुरस्कार, इसको क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि फ्रांस। और आज के लिए जो प्रश्न है वो ये है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR तैयार करने की योजना बनाई गई है? कौन सा पहला निजी क्षेत्र का? तो ऑप्शन है 2070 तक, 2047 तक, 2029-30 तक या 2025-26 तक। इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज इसका उत्तर देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग नहीं देते हैं वो सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों को तो आता नहीं होगा प्रश्न, जिनको नहीं आता वो एक बार देखें, पीछे का रिवीजन करें या फिर इंटरनेट से सर्च करें और तब दें। और जो लोग जिनको आ रहा है उन्हें लगता है ये क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको क्या दूं, वो लोग भी दिया करें, क्योंकि इससे ना मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आप अगर इनको लिखोगे अपने हाथों से तो आपको भी फिर ये चीज़ याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।